Okay, fine. So now we are starting, or sorry, we are continuing with the series of additional questions of ICAI, and आज हमारे सामने जीवन में हम लोग करने वाले CFS को लेके जो अपनी सीरीज चलती थी पूरी CFS में, जहाँ पे हमारे पास में जॉइंट अरेंजमेंट्स, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, ये सब अपन ने कलेक्टिवली एक ही चैप्टर में किया है, वो सारा पार्ट लेने वाले। ऑल्दो जो डेडिकेटेड CFS वाला पार्ट है वो हम अभी नहीं लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जो अदर पार्ट्स है, अरेंजमेंट्स, वेंचर्स एंड एसोसिएट्स, इसका देखते हैं कितना पार्ट आज कवर कर पाते हैं। ओके, नाउ आई हैव गॉन थ्रू all these sums and have realized majority of the sums are very basic theory ones, especially in the joint arrangement section, and nothing to be discussed in this unit 5 majority. Last के एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो काम के, जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देख, ABC and DEF Limited have entered into a contractual arrangement to manufacture a product and sell that in retail market. दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, बनाएंगे और बेचेंगे। As per the terms of the arrangement, decisions about the relevant, ये अपना मेन important था, relevant activity require consent of both the parties. उसके बिना हम लोग काम नहीं करेंगे। The parties share the returns of the arrangement equally amongst them. Whether the arrangement can be treated as joint arrangement? The answer is yes, it is joint arrangement. क्योंकि दोनों पार्टी बाउंड है काम के। इसी तरह के जो सारे सम थे, जॉइंट कंट्रोल था, यहाँ पे मैं बात किया था सिंगल कॉम्बिनेशन होगा, अगर 3 पार्टनर्स भी है, अगर सिंगल कॉम्बिनेशन है तो जॉइंट कंट्रोल है, और सिंगल का ही पूरा पावर है तो वो सिंगल कंट्रोल है, एंड सो ऑन। तो ये सारे क्वेश्चंस वही सारे हैं, ये आपको खुद से रीड करने एक बार। ओके, Nothing to be discussed from my side. We see कब कहाँ पे मैंने मार्क किया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई वांट एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर डालें अपन। ये भी सिंपल है बट देख ध्यान से, हल्का सा चेंज है, अपन ये सब पहले कवर किया हुआ है। एंटिटी आर एंड एंटिटी एस established a new entity RS Limited. R और S ने मिलके बनाया है RS to construct a national highway and operate the same for the 3 years as per the contract given by the government authorities. As per the article of association, RS Limited, the construction of the highway will be done by R. R करेगा construction, same सब अपन ने किया है with slight few changes, और जितने भी डिसीजंस है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वो कौन लेगा? आर खुद से लेगा, इंडिपेंडेंटली आर लेगा, तो कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मेदारी आर करेगा। अदर थिंग, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज ओवर, एंटिटी एस विल ऑपरेट। तो एस क्या करने वाला है? एस विल बी ऑपरेटिंग द टोल for 30 years and all the decisions related to operating of highway will be taken by S independent. तो सब जो फैसले हैं वो S लेगा टोल कलेक्शन ऑपरेटिंग को। However, decision relating to funding and capital structure of RS, इसका जो फंडिंग वाला पार्ट है will be taken by both the parties with the unanimous consent. फंडिंग वाला पार्ट के दोनों मिलकर कंसेंट करेंगे, नहीं तो फंडिंग नहीं लेंगे। Determine RS Limited is a joint control between R and S is or not. Now, if you see carefully, जो हम लोगों ने सम किया था वहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि इसके अंदर रिलेवेंट एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, जिसमें अपन ने माना था कि रिलेवेंट एक्टिविटी ऑपरेटिंग है तो इनसे खाली एस कंट्रोल कर रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है, कुछ बताया नहीं है। तो आई विल अज्यूम कि कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग दोनों भी रिलेवेंट एक्टिविटी है और दोनों वो काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि दोनों अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आर को फैसले लेने में कंसेंट लेना पड़ेगा एस का, तो यूनानिमस नहीं है। एंड सेम गोस फॉर एस, एस जो काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली कर रहा है, नथिंग एज अ कंसेप्ट टू बी टेकन फ्रॉम आर। In this case what I feel is this is a sort of अपना अपना काम करना।
मे बी जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है, बट दैट इज जस्ट टू टेक दैट कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, इवन सीए फर्म्स में ऐसा बहुत होता है, जो बड़े बड़े काम होते हैं स्टैट ऑडिट के और इंटरनल ऑडिट के, ये वो काम है ना प्रोप्राइटर्स को मिलते नहीं है, प्रोप्राइटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। क्या करते हैं, 8-10 सीए लोग मिलके फर्म बनाते हैं। वो फर्म सिर्फ ऑन पेपर फर्म होता है काम लेने के लिए, बट देयर आफ्टर जो पैसा होता है ना, जो पार्टनर काम लाता है उसी को मिलता है। जैसे जनरली रूल क्या चलता है वो आपको तो पता है तेरे को। जैसे 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एक फर्म बनाते हैं, वहाँ ये रूल ये चलता है कि जो भी पार्टनर वो बड़ा कंपनी लेके आएगा, उसका रेवेन्यू का 80% उस कंपनी का तो उस कंसर्न पार्टनर को मिलेगा, और सिर्फ 20% इन अ कॉमन पूल फर्म में जाएगा, जो फर्म के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। विच इज एज गुड एज कैन आई से कि वो सारा काम तो एक्चुअली में तो एक ही बंदे का है सब पैसा। 20% भी जो फर्म में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फर्म में रह रहा है, वहाँ का रेंट वेंट तो सबको प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होने के चक्कर सब दिया जा रहा है। बट अगर वो अकेला जाता है ना, यही पार्टनर जो फर्म का नाम लेके गया तो काम मिल गया, अकेले को वो काम नहीं मिलता। प्रेजेंट केस में आई एम फीलिंग आर एंड एस अपना अपना काम कर रहे हैं, दिस इज जॉइंट कंट्रोल एज सच फॉर देयर एक्टिविटीज। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग वी कैन से कि फंडिंग दोनों के साथ में होगा। तो फंडिंग अगर रिलेवेंट एक्टिविटी है, तो कभी होता नहीं है जनरली, बिकॉज आज का काम थोड़ी फंडिंग करना है। लेट्स सी क्या लिखा है। In this case, the investor should evaluate which of the decisions about related activity can most significantly affect the returns of the RSP. The decisions related to construction of highway or operating the highway can affect the returns of the RS most significantly. Then the investor directly those decisions has power over RS Limited, and there is no joint arrangement. However, if the decision related to funding and capital structure can affect the returns, तो significantly funding हो गया तो arrangement आ जाएगा कि वहाँ दोनों का decision साथ में decision। So this was just a slight modification of what we have done earlier. So I thought should do the glance once. Rest other questions are pretty manageable. और याद है ना, यहाँ पे अपन सारी बातें करते थे कि जॉइंट ऑपरेशन कब होता है, जॉइंट कंट्रोल कब, जॉइंट अरेंजमेंट कब होता है, जॉइंट वेंचर कब होता है। जॉइंट ऑपरेशन कब होता है, जब दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जॉइंट ऑपरेशन ही होता है। लेकिन अगर बीच में कोई कंपनी खोल के उसके थ्रू काम कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर होता है जनरली। लेकिन नेचर ऐसा है कि डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी खोलने के बाद भी, तो अगेन जॉइंट ऑपरेशन ही बन जाता है। ओके, सो लास्ट कुछ क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चंस अभी ये सब वही है, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस है जो आप खुद देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मुझे चलना है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे कुछ बातें सिखानी है, इसके लिए मुझे कुछ लिखवाना भी पड़ेगा। Should give it heading important theory for question number 22 and 29। ये एकदम कुछ नया है, जो कॉन्सेप्ट पहले कोई सम थे ही नहीं उसके ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि था ही नहीं। सपोजिंग कंपनी है या पर्सन है, एक पी और एक क्यू, इन दोनों ने मिलकर चालू किया है जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन तो इस जॉइंट ऑपरेशन में इनका शेयर क्या है, पी का शेयर है 60% और क्यू का शेयर है
40%. ओके, तो आइडियली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सपोज कर ये जॉइंट ऑपरेशन के पास, ये नई फर्म के पास एसेट है 100 के। सपोजिंग ये सेपरेट फर्म से ही काम हो रहा है, ये लोग खुद नहीं कर, सेपरेट फर्म से कर रहे हैं। तो एसेट 100 है। तो अब अपन ने सीखा है जब जॉइंट इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं, जब जॉइंट ऑपरेशन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो भले ही सेपरेट कंपनी हो, कहने से पी अपना शेयर डायरेक्टली रिकॉर्ड करता है अपने बुक में, विच इज एसेट का 60% ऑफ 100 इज 60, और क्यू भी अपने बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड करेगा विच वुड बी 40। अपन ने हाँ तक ये तक देखा है कि डेपर या फिर सब लोग, ये लोग अपना अपना क्लेम करते हैं अपने अपने शेयर के हिसाब से। रिमेम्बर नाउ ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है इस कैटेगरी के अंदर? देयर कुड बी टू ट्रांजेक्शन। नंबर 1, पी कैन परचेज asset from joint operation. तो या तो पी एसेट परचेज कर सकता है, या फिर पी कैन सेल एसेट टू जॉइंट ऑपरेशन। नाउ एकदम ध्यान से देखना, बिकॉज ये हल्का सा समझने के आने के बाद तो बहुत इजी है, वरना इट विल इरिटेट। ये दो ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। नाउ सपोजिंग पी परचेज कर रहा है एसेट जॉइंट ऑपरेशन से, तो सपोज कर सारे एसेट ही परचेज कर रहा है जॉइंट ऑपरेशन से। तो एसेट कितने में रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर, जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 100 रुपीज पे, और सपोज कर 100 रुपीज में ही सेल कर रहा है जॉइंट ऑपरेशन इसको, 100 में ही सेल कर रहा है। तो अब अपन बुक्स ऑफ पी की बात करते हैं। बुक्स ऑफ पी में पी क्या एंट्री मारेगा, पी के पास एसेट आया है ना, अभी अपन पी के बुक्स में आ गए। तो एसेट अकाउंट याद रहे, मैं पी की बुक्स की बात कर रहा हूँ, बुक्स ऑफ पी। ये अगर एक एसेट को डेबिट कर देगा टू बैंक। सेम ऐसे ट्रांजेक्शंस पार्टनरशिप फर्म में भी होते हैं, जब पार्टनर्स कुछ खरीदते हैं अपनी फर्म से, कुछ ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इफ यू से इट 100 ना, तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो खुद के साथ। हाउ कैन इट बी 100? दो बातें। पहली बात है, आप उस ऑपरेशन में ऑलरेडी 60% होल्ड कर रहे थे, यानी कि 60% एसेट ऑलरेडी आपके पास थे, आपके नाम में थे। क्या आप अपने नाम वाले एसेट को दोबारा परचेज करोगे? आंसर इज नो। प्लस अगर अपन ये 100 रुपए पे एंट्री मार देते हैं, तो देख ध्यान से, पी के बुक्स में ऑलरेडी एसेट 60 रुपया लिखा हुआ था। अब ये एंट्री से क्या हो गया, एसेट में और ऐड हो गया 100। कितने का हो गया एसेट? 160, जो कि रॉन्ग है। आई कैन नॉट परचेज द सेम होम ट्वाइस। घर तो एक ही है, प्रॉपर्टी तो एक ही है। सो standard gives you a clarification over here, and standard says well, ये जो P परचेज कर रहा है, एक पार्टी ऑफ जॉइंट ऑपरेशन इज परचेजिंग समथिंग फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन, तो वो कभी भी खुद का शेयर वापस परचेज नहीं करेगा। तो यानी क्या करेगा ये परचेज, मतलब ये दूसरे का शेयर परचेज कर रहा है। तो 60 तो ऑलरेडी खुद में रिकॉर्डेड है, अब ये कितने क्या परचेज करने वाला है? 40 परचेज, दूसरे पार्टनर का शेयर। आइडियली इसको बोलते हैं 100 रुपीज का दूसरे पार्टनर का शेयर, विच इज 40%। समझिए क्या? अच्छा, नाउ सपोज कर कि फर्म इसको 100 में नहीं बेच के, ये फर्म इसको बेच रही है 80 में।
नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अगर वो 100 की जगह 80 में बेच रही है, अगेन मेरे पास एसेट तो आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगेन मैं तो सिर्फ अपना ही शेयर खरीदूंगा, तो 80 का ले रहा हूँ, 80 इंटू 40%, 40%। विच विल बी 32। समझा गया? अच्छा, नाउ यहाँ पे अभी इतना एंट्री तो इतना ही है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो, बस कि यहीं तक कितने को एंट्री याद रखनी है, और याद रखना है कि सिर्फ अपना शेयर परचेस करेंगे, यहाँ के बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट इफ वी गो डीप इनटू बुक्स, लुक एट जॉइंट ऑपरेशंस बुक, जो वर्थ 100 था वो 80 में बेच दिया, तो ऑपरेशन का तो लॉस हो गया ना 20 रुपए का। ये अब अपन जॉइंट ऑपरेशन है, तो सारे लॉसेस अपन भुगतेंगे, दोनों पार्टनर भुगतेंगे अपने अपने हिसाब से। सो आइडियली मैंने उसका वाला ऑलरेडी 32 पे बुक किया, आई कैन इमेजिन कि वो वाले पार्टनर का लॉस भुगत लिया होगा, और सीधा जितना अमाउंट बनता है उतना मैंने यहाँ पे एसेट परचेज कर लिया। लेकिन 60 रुपए का शेयर तो मेरे ही पास है, कहने से वो 60 रुपए का शेयर का भी प्रोपोर्शनेटली लॉस बुक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, जब हम परचेज करते हैं, कभी सुना है कि परचेज करते वक्त लॉस या गेन हो गया, एक्सेप्ट फॉर गुडविल या कैप रिजर्व जो अपन करते हैं बिजनेस परचेज के अंदर। भाई कभी सुना है तुमने कुछ परचेज किया हो तो बोल रही मेरा लॉस हो गया, ऐसा होता है कभी? क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा नेवर हैपेंस। जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये निकलता है, सर वो लॉस है, वो लॉस वहां पर पड़ा रहेगा, जो अपना 60 का लॉस है वो पड़ा रहेगा, वो फिलहाल के लिए बुक नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर कंफ्यूजन हो तो इग्नोर इट। नाउ इफ वी सी मेजॉरिटी होगा क्या, वो जो 80 का वैल्यू का था उसमें पी का शेयर है 60%, तो आज पी का उसका वैल्यू 48 हो गया है, और जो क्यू का शेयर था, जो क्यू का शेयर था जो कि 40% था, उसी 80 का 40% 32 का वैल्यू वो हो गया। ये 80 रुपए का ब्रेकअप होता। अगर अपन नहीं खरीदते, अगर अपन नहीं खरीदते तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से डील करते। लेकिन एक बात बता, जस्ट अनदर क्वेश्चन, सपोज पी नहीं खरीद रहा है, 100 रुपए का एसेट 80 रुपए का हो गया, अगर तुम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो क्या 20 रुपए का लॉस बुक करने वाले हो उस कंपनी के अंदर? आंसर इज नो। तो जब तक कंपनी में लॉस बुक नहीं होगा, पीओक्यू को लॉस शेयर भी नहीं होगा। सेम गोज फॉर पी, सेम गोज फॉर पी। जब वो परचेज कर रहा है तब तो लॉस बुक नहीं हो रहा, लेकिन जब वो बेचेगा, हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, खुद का शेयर 60 रुपए में खड़ा है, और सामने वाले का 32 में लिया, जो भी एक वैल्यू निकल के आ गया, सब कुछ कैरिंग वैल्यू में ऐड हो गया। लेकिन जब पी बेचेगा थर्ड पार्टी को, अपने आप लॉस एडजस्ट हो जाएगा। समझा इंडियस की खूबसूरती? दिस इज अगेन ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने जो फर्स्ट था जो इंडियस ने बताया, चुपचाप तो बता दिया एंट्री के मामले में। अच्छा, ये तो क्या था, पी ने एसेट बेचा, चांसेस कि पी क्या करे, सॉरी पी ने एसेट परचेस किया, पी एसेट सेल भी तो कर सकता है, बुक ऑफ पी। अच्छा, अब जैसे परचेस किया तो मैं खुद का शेयर परचेस नहीं कर रहा, तो जब मैं बेच भी रहा हूँ ना, व्हेनेवर आई एम सेलिंग, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली, लेट मी राइट हियर, वी आर actually selling
40% of asset because 60% तो पोस्ट ट्रांसफर भी अपने ही पास है डायरेक्टली। एज सिंपल। भाई मेरे पास कोई एसेट है, सपोज कर पी के बुक में ऑलरेडी एक एसेट है 100 रुपए का। पी बोलता है मेरे को अपने फर्म को बेचने का है 80 रुपए का, तो ठीक है, लॉस तो आ जाएगा, पी की बुक में लॉस आ जाएगा, ठीक है। बट वी नीड टू इंश्योर कि ये जो लॉस है 20 रुपए का, अपने को पता ही है कि 60% ऑलरेडी मुझे ही भुगतना है, मेरे पास ही एसेट रह जाएगा इनडायरेक्टली। 40% सामने वाला भुगतेगा, जो कि होने वाला है 8 रुपया। अच्छा सर, एंट्री पे और ज्यादा समझेगा, तो आते हैं एंट्री पे। इफ यू कमिट एंट्री, यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ तो बैंक में पैसा आ रहा है, बट सिर्फ 40% ही मेरे पास आ रहा है, बाकी तो ऑलरेडी मेरे पास ही पड़ा है। 32 अब ये बुक्स किसके बुक में ऑलरेडी एसेट पड़े हैं? ये एसेट पड़े हैं ऑलरेडी मेरे ही बुक में, इसमें से 40% जा रहे हैं, तो कहना है सिर्फ 40 का ही जा रहा है ना। अब तो मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे बुक से एसेट जा रहा है जो कि कैश वैल्यू 40 का है, लेकिन इन द मीन प्रोसेस आई गॉट अ लॉस। See the difference between both the entries. In the first entry, prima facie, we were purchasing something, and while purchasing, we cannot book losses. But while selling, I am the books, the asset is already with me, and if I am selling my assets, I will record assets accordingly. अच्छा सर, what about हमने उसे 40 लेस किया, 60 का जो ऑलरेडी अपने पास इनडायरेक्टली रह गया, उसका लॉस का क्या? उसका लॉस का जब मैं किसी और को बेचूंगा, अपना शेयर किसी को बेचूंगा थर्ड पार्टी को, तब बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितना पार्ट बेच रहा हूँ उस पर लॉस बुक करूंगा, सिंपल, उतना लॉस बुक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज वन ऑफ द न्यू पार्ट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हैव अ लुक। A Limited is one of the parties to a joint operation holding 60% shares in a joint operation, and the balance 40% interest is held by another joint operation। ठीक है, एक joint operation में A है, 60% होल्ड करता है। A contributed an asset held by it। A के पास था, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉर्म को दे रहा है जॉइंट ऑपरेशन को। तो यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है, ए दे रहा है किसको? जॉइंट ऑपरेशन को। कहना से सेल हो रहा है यहाँ पे, और सेल सिर्फ सामने वाले का हिस्सा होगा जो कि 40% होगा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 100 और एसेट बेचा है 80 में, लॉस ऑफ 20। हाउ शुड ए लिमिटेड अकाउंट फॉर सेल टू एसेट टू जॉइंट ऑपरेशन इन द बुक्स? जैसे अपन ने डिस्कस किया, भी सेम चीज है ऑलरेडी। अपने को तो 32 आया बैंक में, 32 कैसे आया? 80 इंटू सामने वाले का शेयर, उतना ही वो देगा अपने को। लॉस हो गया 8 रुपए का, लॉस बुक हो गया। और टू एसेट, मेरा जो कैरिंग वैल्यू है उसका 40%। आई होप समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, चलिए यही वाला है। ए लिमिटेड is one of the parties to joint operation holding 60%। सेम अपना एग्जांपल है वापस से यहाँ पे, और बैलेंस 40% इंटरेस्ट अनदर जॉइंट ऑपरेटिंग। ए ने परचेज किया एसेट फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन, तो क्या हुआ यहाँ पे? जॉइंट ऑपरेशन से ए के पास आया, मतलब ए ने क्या किया? परचेज किया, मतलब लॉस बुक नहीं कर सकता ये।
80 का था, 20 में 80 का परचेज किया, 100 का था, अकाउंट कैसे करेगा ए? वही सिंपल सी कहानी है, ये जितने का भी है ना, सीधा उसका सामने वाले का परसेंट ले लेने का, बस। दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बट ये डीप लॉजिक नहीं पता होता तो ये फिर एंट्री रट्टा मारनी पड़ती है। बट फिलहाल इट इज सिंपल कि ठीक है, अपन सामने वाले का शेयर ही परचेज करें। With this, I would like to ensure you mark question number 23 and question number 22 as important. They are new concepts and new sums as well. Okay. Next, we are moving forward to next unit, जहाँ पे associates वाली बातें चलने वाली है। आई होप यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स कौन होता है? जहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। इट अगर कहीं कुछ नहीं दिया तो अपन मानते हैं कि 20% के ऊपर गया तो जॉइंट, तो फिर एसोसिएट बन जाता है। वी हैव इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन हमेशा 20% पत्थर की लकीर नहीं है, कई बार 10% में भी आई हैव सो मच अथॉरिटी दैट इट मेक्स मी फील दैट आई एम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किया था कि सारे जो सप्लायर है, एक ही सप्लायर से 90 का माल मेरे को आ रहा है तो ही इज हैविंग इन्फ्लुएंस। मैं बोर्ड में सारे डिसीजन मेरे में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी व्हाट आई कैन सी इज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी कवर्ड है, अपन ने पहले किया है, सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी डन। so I won't be doing this again. Next है क्वेश्चन नंबर 5। 25 ये भी सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के तो चांसेस भी नहीं है। 26 भी वैसे ही चिंदी पिंदी है। 27 भी पिंकी पोंगी है। 28 I would like to again mark important। थियरी होने के बावजूद I felt this is good one and ये थोड़ा सा अच्छा है। Have a look। An entity which is currently holding 10% power of an entity has an option to purchase additional 15% voting power। ठीक है, 10% होल्ड कर रहा हूँ वोटिंग पावर और 15% ले सकता हूँ, उसका ऑप्शन है। एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा अपनी बात है, बट ऑप्शन है। अगर यहीं तक का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या सोचता, मैं एज्यूम करता है कि ऑप्शन है तो मैं एक्सरसाइज कर ही लूंगा, तो 25% हो जाएगा, एसोसिएट बन जाएगा। However, entity currently does not have financial ability to purchase additional work 15% voting power in the of the investee। अब मेरी औकात नहीं है, पैसा मेरे पास ऑप्शन है, क्या करूंगा? मेरे पास ऑप्शन है, रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, पास 100 शेयर खरीदने का ऑप्शन है, एक शेयर 2000 रुपए का है, तेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या तू खरीद सकते है? आंसर इज नो। You need to determine whether the entity has a significant influence over the investee. Now, you might get confused, or you might get a feeling of a confusion where you feel कि औकात नहीं है तो शायद ये 10 पे 15% ऐड नहीं होना चाहिए। लेकिन if you are thinking that you are mixing Ind AS 110 with this Ind AS 28, which is not the case, let me remind you, Ind AS 110 जो हम लोग करते थे, वहां पे जब हम लोग कंट्रोल का असेसमेंट करते थे, कंट्रोल असेसमेंट करते थे, वहां पे हम देखते थे, और क्या देखते हैं वहां पे अपन, कि वो जो पोटेंशियल राइट्स है, या जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है
क्या वो सब्सटैंटिव है? आर दे सब्सटैंटिव? मतलब सब्सटैंटिव मतलब क्या था वहां पे? क्या वो एक्सरसाइज होने के काबिल है, और क्या हमारी एबिलिटी है एक्सरसाइज करने की? अगर नहीं तो हम कंट्रोल में उसको ऐड नहीं करते थे। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है? 110 में लिखा था वाइल कंट्रोल असेसमेंट, बट लेकिन इंड AS 28 में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी है। यानी कि इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आप कंट्रोल निकालते हो इन बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वहां पे आप ये 15% को ऐड नहीं करते। आप कहते हैं बाबा 10% ही इनकी खरीदने की औकात नहीं है। लेकिन एसोसिएट में ऐसा नहीं है। एसोसिएट में क्या करोगे आप? स्ट्रेट अवे 10% प्लस 15% कर दोगे, बिकॉज यहाँ सब्सटेंटिव का नामो निशान नहीं है इंडेक्स 28 के अंदर, विच मीन्स आपको 25% आ गया, विच इज मोर देन 20% आइडियली, एंड वी विल से यस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। समझा क्या? If you want, I will write one more note for you here. You want it? Potential voting rights in associate to be considered for determining significant influence irrespective of whether they are substantive or not। ठीक है, मैंने वापस लिखवा दिया यहाँ पे, और ऊपर भी 110 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, विच विल इंश्योर कि अब ये चीज़ें याद रहेगी। और ये सब इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बात भी करवा दिया है। तो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट वाला सिंपल है, जैसे अपन ने किया हुआ है पहले भी। अपने को ऑलरेडी पता है कि एसोसिएट में वी यूज विच मेथड टू अकाउंट? इक्विटी मेथड। जहाँ पे जो डिविडेंड वसूली भी होता है हम इन्वेस्टमेंट्स में ही एडजस्ट करते हैं, और जो और बेनिफिट और जो प्रॉफिट्स अर्न करता है वो कंपनी जिसमें अपन ने अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसमें अपना इंटरेस्ट है सिग्निफिकेंटली, उसका प्रॉफिट अपन अपने बुक्स में ले लेते हैं टू द एक्सटेंड आर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। On first year financial year, A Limited invested in equity shares of B Limited at the cost of 1 lakh का कॉस्ट पे 25% मतलब इन्फ्लुएंस आ गया। A Limited has concluded that B Limited is an associate, ठीक है, कंक्लूड भी कर दिया। At the end of the end year, B Limited earned, B ने प्रॉफिट अर्न किया 10,000 का। तो मेरा काम क्या है? पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री मार दी, इन्वेस्टमेंट इन बी टू बैंक। अब जैसे ही बी ने प्रॉफिट किया तो मैं मेरे शेयर के जितना प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दूंगा। फिर बोलता हूँ मेरा अदर OCI में भी कुछ बेनिफिट हुआ है बी का, उसका बेनिफिट हुआ मतलब मेरा ही बेनिफिट है यार, अपना ही तो हिस्सा है वो। तो 2025 वो भी इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दिया। लेकिन इन द मीन प्रोसेस बी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया टोटल 4,000 का। तो भाई वो मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट से मेरा वसूली हो गया। अपन आइडियली एंट्री मारते हैं दीपा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, है ना? तो जो मेरा हिस्सा था 4,000 पे 25%, वो मुझे मिला, और मैंने सोचा कि वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मेरा वसूली हुआ है, तो मैंने वो एंट्री मार दी। इन्होंने यहाँ पे ऐसा एंट्री क्यों मारा, विच इज इक्वली राइट। इन्होंने एज्यूम किया है कि पहले अपन ने SFS बनाया होगा नॉर्मल तरीके से,
उस एसएफएस में मैंने रिसीव कर लिया होगा डिविडेंड, तो एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, टू डिविडेंड इनकम, ये एंट्री मारा होगा 1000 रुपया, उतना ही मिला होगा मुझे, शेयर तो उतने ही मेरे पास में। फिर जब मैं सीएफएस करने लगा, मैंने स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एसोसिएट का जो जो पार्ट मुझे करना है कंसोलिडेशन, वहां मुझे मालूम पड़ा बाबा ये इनकम क्यों लिया मैंने, मैं तो पूरा प्रॉफिट का शेयर ले चुका हूँ अपने बुक्स में, तो भाई इसको रिवर्स कर। तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम को रिवर्स कर दिया और इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया, जो ने यहाँ पे किया। ठीक है, अल्टीमेटली वन द सेम। अपने को ऊपर सिर्फ सीएफएस का एंट्री पूछा था, डायरेक्टली ये एंट्री मारा है। एग्जाम में भूल के अगर ये एंट्री मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, बट कोशिश करना है कि तुम इंस्टीट्यूट को ही मैच कर सको। So this was again not so important, चिंदी पिंदी पिंगी पोंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। I would rate this question also a bit important। अब इसमें ना ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं, जो अपन सेक्शंस अभी कर रहे हैं, सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर आई एम इंडिकेटिंग दिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि आई नो एग्जाम टाइम पे सब क्वेश्चंस रिवाइज नहीं हो सकते, तो द क्वेश्चंस व्हिच वी आर मार्किंग इम्पोर्टेंट आर टू बी डन फॉर श्योर, एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी लेफ्ट बिकॉज they are either theory or they are already covered somewhere in our old notes, or they are not at all important to be done for exam perspective। Okay, question number 30। MNO Limited holds 15% of the voting power of DEF Limited। So there is a company MNO 15% होल्ड कर रहा है, किसमें, DEF में। PQR Mutual Fund which is a subsidiary of MNO, MNO की एक सब्सिडरी भी है which is PQR Mutual Fund। ये सब्सिडरी क्या कर रहा है, also holds 10% वोटिंग पावर ऑफ DEF। तो सब्सिडरी के पास भी DEF का कितना परसेंट है, 10%। and accordingly has a significant influence over DEF। हो गया इन्फ्लुएंस, 15% खुद का है और 10% मेरी म्यूचुअल फंड के जरिए 25% हो गया। How should MNO Limited account for investment in DEF in its CFS? वो बोलते हैं MNO बताओ CFS में डील कैसे करेगा। अब ध्यान से देख देख, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया तो समझ गया कि 25% ले लिया, इन्फ्लुएंस आ गया, DEF में इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब आप अकाउंट करोगे तो आपके पास 15% डायरेक्टली शेयर है DEF के, लेकिन 10% वाया योर सब्सिडरी है। आप सब्सिडरी का CFS अलग तरीके से करते हो और एसोसिएट का CFS अलग तरीके से करते हो, समझ रही बात को। सो दिस केस व्हाट्स गोना हैपन इज, ये जो मेरा 15% है जो मैं डायरेक्टली होल्ड कर रहा हूँ, या तो मैं एसोसिएट वाला जो लगाता हूँ वही लगाऊंगा, यानी कि इक्विटी मेथड से करूंगा अकाउंटिंग, मतलब इस मेथड से मैं CFS करूंगा। क्या गंदा कर दिया, इक्विटी मेथड, ठीक है। अब रहा 10% सब्सिडरी का जो वाया सब्सी है, जो 10% वाया सब्सी है, इट इज एज गुड एज मेरा इन्वेस्टमेंट इन PQR है, PQR का इन्वेस्टमेंट DEF के अंदर है। और मैं सब्सिडरी का कैसे करता हूँ अकाउंटिंग, तो PQR की बुक्स में क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन
DEF। तो जिस तरीके से MNO क्या करने वाला है, MNO जब CFS बनाएगा तो CFS में सारे वैल्यू लेता है एसेट्स के। वी टेक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट इन DEF है वो भी एक एसेट है। वो एसेट रिकॉर्ड होगा 109 के हिसाब से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। PQRMF के हिसाब से तो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है ना, इन इक्विटी इज अकाउंटेड एज पर इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो जब मैं, आई रिपीट, जब मैं डायरेक्टली अपने 15% से कर रहा हूँ तो भले ही 15% से भले ही उस 15% से इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों मिला के इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो मामा मैंने अपना जाके 15% को चुपचाप इक्विटी वजह से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो 10% तो मैं होल्ड नहीं कर रहा, वो मैं अपने सब्सिडरी के द्वारा होल्ड कर रहा हूँ। और वो सब्सिडरी की बुक में एसेट होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन DEF लिमिटेड। अब सब्सिडरी अब उनको वैल्यू कैसे करेगा अपने, बिकॉज म्यूचुअल फंड का काम क्या है, हर बहुत सारे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। तो वो कैसे अकाउंट किया होगा उसने वहां पे, उसने अकाउंट किया होगा एज पर 109। अब 109 में जनरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, हम लोग FVTPL यूज करते हैं, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे हमने OCI यूज किया, वरना हम लोग बाय डिफॉल्ट FVTPL यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के लिए। तो अब जब मैं CFS बनाऊंगा तो इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 109 से होते हुए आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूएशन हुआ है वो CFS में जो मेरे बुक्स में आया है वो भी वाया 109 होके आया है। तो रिमेंबर 109 पे मैं MNO वैल्यू नहीं कर रहा उसको, 109 पे म्यूचुअल फंड ने वैल्यू किया है, बट मेरे पास आते आते वो वहीं से छन के आया, फिल्टर होके आया, तो मैं तो बोलूंगा 109 से आया मेरे पास। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं, ये विल फील गुड। The 15% interest which is held directly by MNO should be measured as per equity method of accounting। वही अपना एसोसिएट वाला मेथड, एसोसिएट वाला। However, with respect to 10% interest which is held through mutual fund, MNO can avail the exemption from applying the equity method to that 10% interest and instead measure that investments at fair value through profit and loss. To summarize, total interest of 25% DEF should be measured as follows: 15% directly held measured as per equity method of the accounting, जो 10% है indirectly hold कर रहा है, measure as per equity method of accounting or at fair value through FVTPL। नाउ इन्होंने एक बात और कह दी, यही बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, जो 10% मैं वाया वाया कर रहा हूँ ना होल्ड, मैं चाहूँ तो उसको भी इक्विटी मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेज यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन, बिकॉज ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि आप इतना वाया वाया होने के बाद भी फिर आप वो DEF का सारा कंसोलिडेशन करोगे कि हाँ बता तेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मैं इतना परसेंट लूंगा, तेरा कितना ही हुआ, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। well you have option to exercise the option and you can claim exemption। तो इसलिए वहां पे ऊपर लिखा भी है exemption from applying equity method। ठीक है, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट अभी तक पता चल गया होगा। ओके, दिस क्या करें क्या ना करें, ये कहीं मुश्किल। नेक्स्ट वी कैन टेक क्वेश्चन नंबर 31। 31 के बाद वी कैन टेक 33 के बाद अगेन आई हैव अ ह्यूज बिग न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, 31 ब्लू लिमिटेड acquired 25% equity capital of Green Limited। हो गया SI अभी तक तो दिख रहा है, on the first day of financial year for 1,25,000। As of that date, the carrying value of the net assets of Green Limited was 3 lakh।
मजे की बात देख, मैंने कितने में लिया 125 में, लेकिन उस दिन नेट वैल्यू कितना था उनका, कैरिंग वैल्यू 3 लाख, बट फेयर वैल्यू वॉज 4 लाख। तो अगर मैं फेयर लैख से हिसाब से बात करूं तो कहना इससे 4 लाख का 25%, मतलब उसका आयन फिर भी बनता था मैक्सिमम 1 लाख का, है ना। मैंने एक 25 दिया, जबकि वैल्यू कितना था उसका 1 लाख। तो कहना इससे जो 25,000 एक्स्ट्रा दिया होगा दैट वाज फॉर गुडविल, राइट। आगे चलते हैं। The excess of fair value over carrying value was attributable to one of the building. The excess of fair value over carrying value was attributable to one of the building owned by Green Limited, having remaining useful life of 20 years. देख ध्यान से, वो खाली तुमको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है कि हमारा कैरिंग वैल्यू 3 लाख था, ग्रीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा फेयर वैल्यू 4 लाख कैसे बन गया। वो समझा रहा है कि वो जो 3 लाख के एसेट थे उसमें से एक एसेट जो था ना वो बिल्डिंग था, और वो बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया है, जिसके चक्कर में 1 लाख से वैल्यू बढ़ गया, मतलब वो बढ़ा हुआ वैल्यू किसका है, पूरा पूरा बिल्डिंग का है ना। सिंपल है एकदम। और उस बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ कितना बचा है, वो बोलता है 20 साल बचा है। अब इससे मुझे इंडिकेशन मिलता है डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग को लेके। अच्छा, अब जब तू डेप्रिसिएशन की बात करेगी दीपा, अभी तक अपन आगे सामने बड़ा अपने ऐसे समझने का ट्राई कर रहे हैं। ऑलरेडी जो 3 लाख रुपया था जो कैरिंग वैल्यू है, उसका डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका होगा ग्रीन लिमिटेड, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया होगा। लेकिन ये 1 लाख से जो वैल्यू बढ़ा है, जो फेयर वैल्यू बढ़ा है, उसका डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो कहना है इसे उस फेयर वैल्यू से बढ़ा है, उस 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डिवाइड बाय 20 करेगी तो आएगा 5,000 पर एनम। क्योंकि मैंने उठाया फेयर वैल्यू पे है, तो मेरे पास एक्चुअल में प्रॉफिट भी तो फेयर वैल्यू पे निकल के आना चाहिए। ये अभी तक अपने से एनालिसिस किया, आगे देखते हैं क्या है। Green Limited earned a profit of 40,000 and other comprehensive income of 10,000, ये उसकी इनकम है during the year. Calculate goodwill or cap reserve on the date of acquisition. Blue Limited share in the profit and other comprehensive income for the year and closing balance of investment at the end of the गुडविल अपने को मिल गया है 25,000 है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग वैल्यू की अगर बात करते हैं, देख इसने जो प्रॉफिट 40 अर्न किया है ना, बट ऑब्वियस है, अगर देख यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे को आता है कि सर हो सकता है ना ये 40 प्रॉफिट भी तो आफ्टर कंसिडरिंग वो 1 लाख बढ़ा है उसके बाद, आंसर इज नो। साफ साफ बोल रहा है कैरिंग वैल्यू 3 लाख था, और हमने 3 लाख पे रखा है उसको। कैरिंग वैल्यू का मतलब ही क्या है, बुक्स का वैल्यू। फेयर वैल्यू फाइनल अलग से दिया, इसका मतलब उस 1 लाख पे कुछ डेटा रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए मेरे ट्रू वैल्यू लाने की। एनीवे गुडविल का वैल्यू आ गया। अब मैं शेयर प्रॉफिट निकालूंगा, 40,000 में 25% मेरा, और जो 1 लाख है देख वो 1 लाख डिवाइड बाई 20, 25% डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, ये मेरा आ जाएगा। सब्जेक्ट टू दैट 8750 प्लस वो जो 10,000 था उस पर 25% मेरा था, तो वो 2500। यहाँ पे देख इन्होंने 2 पार्ट में किया, हम इसको भी यही पे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें ऑलरेडी गुडविल आ चुका है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी 125, इसमें प्रॉफिट ऐड किया और उसमें ये वाला प्रॉफिट भी ऐड किया, तो दिस वुड बी क्लोजिंग वैल्यू। आई होप सम वाज नॉट डिफिकल्ट, बस ये 1 लाख वाला थोड़ा ध्यान रखना कि ये आना चाहिए। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आई विल मार्क स्टार ताकि हमेशा पता रहे, तो ये क्वेश्चन देखना तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है। ओके।
ये हम लोग 32 करेंगे, 33 भी करेंगे, फिर 34 करेंगे। 3 नहीं कर पाएंगे बिना थियरी सिखाए, 32 कर लेते। Cumulative preferentiation by associate or joint venture. Now, what is this? KL Limited invested in 50% voting power of joint venture MN Limited. ठीक है. MN Limited has issued 10% cumulative preference shares to other investors worth 10 lakh. तो अगर मैं बात करूं, एक KL है, वो KL, और दूसरी कंपनी कौन सी है? जॉइंट वेंचर MN. इस MN में 50% इसने इन्वेस्ट किया है, और ये MN जो है ना, ये MN ने कोई तो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करके रखे हैं किसी अदर इन्वेस्टर को, यानी कि मेरे पास तो नहीं, KL के पास तो नहीं, किसी और को देके 10 lakh. During the year, MN Limited earned a profit of 4 lakh. अब ये कहीं ऐड कर देना, तो ये assuming this 4 lakh is before dividend. यानी कि प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड. Also, MN Limited is not declared any dividend on the preference shares at current year. अब ये सारी कहानी दी क्यों गई है? देख, मैं तो 50% वोटिंग पावर होल्ड करता हूँ, मतलब अच्छा 51 होता तो मैं सबसे भी सोच सकता था, पर 50 है तो मतलब ये तो क्या है? ये तो एसोसिएट. मुझे इक्विटी मेथड लगाना है. मैंने कितने रुपए पे इन्वेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन नहीं दिया, तो उसको फिलहाल लेट इट गो टू हेल. व्हाट आई ओनली नो इज, जो प्रॉफिट वो फर्म कमा रहा है उस पे एक हिस्सा मेरा है जो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करना है. अब उसने प्रॉफिट 4 लाख कमाया है, लेकिन वो 4 लाख का जो प्रॉफिट है वो बिफोर डिविडेंड है, और जॉइंट वेंचर ने किसी अन्य लोगों को भी प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं जो मेरे पास नहीं है. ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, किसी को दिए हुए हैं. तो कहना ऐसे, मैं तो इक्विटी, मेरे पास तो वोटिंग पावर है, तो मैं तो इक्विटी होल्डर हूँ जॉइंट वेंचर में. इक्विटी को जो पैसा प्रॉफिट अलोकेट होता है, दैट इज पोस्ट डिक्लेयरिंग ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अपने हर बार देखा है कि जो प्रॉफिट आता है उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, लास्ट में जो आता है वो उनका होता है. अब देख, क्वेश्चन विल कंफ्यूज यू लाइक दिस ओनली. मजा देख. तो अपने को आइडियली क्या लग रहा है दीपा, कि जो 4 लाख का प्रॉफिट है वो बिफोर डिविडेंड है, इसमें से इशूड लेस डिविडेंड 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% विच इज 1 लाख. ये डिविडेंड लेस होना चाहिए. दिस इज प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड. 10 लाख पे 10% लेस होगा तो कहने से प्रॉफिट बन जाएगा 3 लाख. एंड दिस इज अपना पुराना मेथड, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. और इस 3 लाख पे जो अपना शेयर है 50% वो अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में मजे की बात क्या लिखा है? MN Limited has not declared any dividend on preference shares. डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो डिविडेंड दिया ही, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या ये डिविडेंड फिर भी लेस होगा? नहीं होगा ना. आइडियली नहीं होता दीपा, लेकिन अब इससे तेरे को अपना बैफ, या जिन बच्चों को आता है सीपीटी, उनको सीपीटी याद करना पड़ेगा. ऊपर देख क्या लिखा है, वो कौन से शेयर्स है? Cumulative preference shares. If you remember your SY BAF, you have learned types of preference shares. वहाँ पे there was a type cumulative preference shares, जिसका मतलब ये होता था कि यहाँ पे डिविडेंड accumulate होता जाता है. अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं भी देती है तो doesn't mean डिविडेंड नहीं मिलेगा. डिविडेंड ऐड होते जाएगा, ऑब्लिगेशन बनता जाएगा, फ्यूचर डेट पे मिलेगा. तो मतलब
डिविडेंड यहाँ लेस करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी आज नहीं दे रही, हो सकता है नेक्स्ट ईयर देवे, उसके नेक्स्ट ईयर देवे, तो हमको तो लेस करना ही पड़ेगा ना। अगर वो एक नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होता या वहाँ लिखा होता नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड नहीं मिलेगा वापस नेक्स्ट ईयर भाई, तब लेस नहीं करता मैं। अब देखो कैसे सीपीटी का ज्ञान याद आ गया बीच में, और तुम्हारे लेस पर ज्ञान याद आ गया। इन शॉर्ट आंसर तो यही है। तो 3 लाख आ गया, आप क्या करोगे, इस 3 लाख पे आपका शेयर कितना है 50%, वो आप इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दोगे विच इज 1.5 लाख, और वही नीचे आंसर लिखा। इसीलिए जब मैं पहले पढ़ाता था तो मैं कहता था सब चीज समझ के रखो, काम आएगा। पब्लिक देखता है जो काम का है वही समझ के रखो। के बाद चाहे तो आई कैन राइट अ नोट फॉर यू हियर, ताकि तू जब रिवाइज कर तो दिक्कत ना हो तुझे। कीप इट विद दिस cumulative preference shares। डिविडेंड मिलेगा ही, अभी नहीं तो फिर कभी। ना काफी तेरे को याद दिलाने के लिए कि मैंने क्या पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, let us do something very beautiful and then come back। बस मजा आएगा देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। इसके बाद वाला जो है ना वो एक है जो काफी, शायद वो आज का लास्ट सम होगा जो थोड़ा अच्छा वाला होगा। ओके, we have learned something called as downstream or upstream transaction, if you remember। वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन अपन ने पेरेंट सब्सिडी के रिलेशन में तो बहुत किया है, बहुत किया है। But there have been no sums in the past in the institute's material जहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम एसोसिएट के अंदर भी एडजस्ट हुआ। So now the questions have been added very well by institute, and now in associate also we will see how the upstream and downstream transactions would be handled। like जो था ना भैया इन्वेंट्री पे unrealized profit है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, something like that। So let me take one example। there is a something P, इसका एक डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। ए कौन है, ए एसोसिएट है, पी मेन कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है यानी कि इन्वेस्टर है, और ए क्या करता है माल आउटसाइडर को बेचता है। तो इन दिस प्रेजेंट केस पी जो है माल बेच रहा है ए को, कॉस्ट प्राइस है पी का उस माल का 9 लाख, सेलिंग प्राइस है पी का उसी माल का 10 लाख। इनडायरेक्टली आई कैन से कि पी का प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट है इस पूरे ट्रांजेक्शन में 1 लाख। ठीक है, नाउ अब ए क्या कर रहा है, ए आउटसाइडर को बेच रहा है, बट ए बेचारे बहुत ट्राई करने के बाद भी 60% ही बेच पाया, और 31 मार्च का बीच में घंटी बज गया टंग। अब जब 60% ही बेच पाया, therefore I can very well say therefore 40
परसेंट इज अनसोल्ड। तो कहने से इसके बुक्स में लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, ए की बुक में लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। अब जब पी एसोसिएट का प्रॉफिट और लॉस सब जब अपने में लेता है अपने अपने रेशियो परसेंट के हिसाब से, तो वहां पे एक ऐसा प्रॉफिट भी है जो अनरियलाइज्ड है, वो भी ले तो लेगा, लेकिन अब उसको एलिमिनेट करना इज आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देख, अगर मैं बात करूं इस ट्रांजेक्शन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 1 लाख में से, इस 1 लाख में से कहने से 40% ही अनसोल्ड है, 40% अनसोल्ड, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कितना 40,000। लेकिन ये 40,000 तो पूरे के पूरे जो अनसोल्ड स्टॉक है ए के पास उसका है। क्या मैं ए में 100% होल्ड करता हूँ? नाउ ये क्वेश्चन सब्सिडरी पैरेंट में नहीं आता था, क्योंकि पे उसमें मेरे पास में फुल कंट्रोल था, मैं सारे एसेट्स खुद में सीएफएस में कर लेता था। लेकिन यहाँ में सब एसेट लेता ही नहीं उसके, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट कंपोनेंट लेता हूँ उसका। तो इन दैट केस 40,000 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट मेरा प्रॉफिट पे हमेशा अधिकार कितना रहा है, सिर्फ मेरे हिस्से के जितना। और मेरा हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा 40% है। लेट मी राइट इट समवेयर। ये जो एसोसिएट में मेरा हिस्सा है वो हिस्सा भी 40% का है, 40% पे एसोसिएट बना है ये, ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, 40 यहाँ का अलग है वो अलग है। फॉर बेटरमेंट आई वुड ऑल्सो मेक श्योर कि मैं इसको हमेशा ग्रीन से ही लिखूं, इनटू इन्वेस्टर्स यानी कि पीज शेयर which is 40%, which makes this amount to 16,000। तो कहने से this 16,000 is ultimate profit। जब मैं उससे सारा प्रॉफिट लूंगा तो 16,000 मुझे वापस से हटाना पड़ेगा, जिसकी मैं बाई एंट्री क्या मारूंगा, इसकी मैं एंट्री क्या मारूंगा, मुझे एडजस्ट करना है, सब कुछ तो ले चुका हूँ, और मेरे प्रॉफिट लॉस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा है विच इज 1 लाख के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा है 16,000 का। तो मैं पीएल मेरा डेबिट करूंगा 16,000 से, और ये मानूंगा ये मेरा जो है इन्वेस्टमेंट इन ए से एडजस्ट करूंगा एज यूजुअल। कोई दिक्कत? तो सिर्फ ये जो एक स्टेप है, ये एक नया स्टेप आया, बाकी तो जो अपन ने किया वही सब था जो अभी तक करते हैं। समझा इतना? अच्छा, नो, ये तो है जो अपन ने किया, इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैंने क्या किया, मैंने अपने सेल में से निकाला कि कितना था जो उसका सेल था। मेरा पूरा सेल कितने का था, 10 लाख का, जिसमें से वो 40% तो बेच नहीं पाया अभी तक, 40% अनसोल्ड। जो भी एक अमाउंट निकल के आएगा उसमें से जो उसका शेयर है, 40% शेयर है इन्वेस्टर का, 40% शेयर कितना आता है बता? $1,60,000। 1,60,000। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं उतना सेल ही रिवर्स कर देता हूँ, एक काम, वो सेल हुआ ही नहीं ये मान लेता हूँ, ठीक। अगर मैं ये मानूंगा मैं सेल रिवर्स कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट था वो भी रिवर्स कर दूंगा।
टू COGS 9 लाख का था, इसमें सेम 40% अनसोल्ड और सेम उसका 40% शेयर, कितना आता है 1,44,000। 1,44,000. इन द ट्रांजेक्शन डिफरेंस आ जाएगा 16,000 रुपए का। अच्छा ये 16,000 क्या है, ये 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं, तुम सेल रिवर्स कर रहे हो तो तुम प्रॉफिट भी रिवर्स कर रहे हो। जब तुम प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हो, ये प्रॉफिट कौन भुगतेगा, ये मेरा नहीं है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट इन ए से एडजस्ट करूंगा। आइडियली थर्ड पार्टी का होता तो मैं इसको PL से एडजस्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इन्वेस्टमेंट इन ए से एडजस्ट करूंगा 16,000। तो नेट इफेक्ट 16,000 का है इधर भी, यहाँ भी इतने का इफेक्ट आया था। अब सर ये ऑल्टरनेट आप सिखा ही क्यों रहे हो, तो डियर स्टूडेंट ये ऑल्टरनेटिव वही है जो ICI ने किया है। रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, इज जस्ट दैट अपने को ऊपर वाला जो किया इसका हैबिट है सब्सिडी और पेरेंट के अंदर, जिसपे इंस्टीट्यूट ने यही किया हर सम के अंदर, लेकिन जॉइंट एसोसिएट में इंस्टीट्यूट को मन हुआ कि मेरे को ये करने का है, तो इंस्टीट्यूट की ये कर। सिंपल टर्म सिर्फ एक एंट्री का फर्क पड़ता है, जैसे अपन करते हैं चुपचाप ऐसे कर लेने का, और नीचे ना लास्ट में ऐसा एंट्री मार जाने का, ऑल्टरनेटिवली ये एंट्री मार सकते हो ऐसा, क्योंकि सीधा नया मेथड से करेगी रॉन्ग हो गया तो दिक्कत हो जाएगा जीवन में, है ना। वी आर गुड विद दिस ओल्ड मेथड। अच्छा अब ये जो अपन ने डिस्कस किया दीपा, दिस वाज अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, सपोजिंग सॉरी डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, if it was upstream transaction, तो हम लोग क्या करते हैं, लगाओ दिमाग। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता कि उस एसोसिएट ने किसी और से लिया होता और अपने को ये माल बेचा होता, ठीक है। तो इन दैट केस मैं एंट्री मारता प्रॉफिट एंड लॉस ए की बुक्स में, डेबिट 16,000, इतने से मैं अपना इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लेता 16,000। अब ये क्या है, दिस इज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए, तो उसमें उतना प्रॉफिट मेरा था जबकि वो प्रॉफिट एक्चुअली में था नहीं। अब ध्यान से देख, इस ट्रांजेक्शन में स्टॉक किसके पास खड़ा है, स्टॉक तो पी के पास ही पड़ा है ना, उस ट्रांजेक्शन में स्टॉक ए के पास था, यहाँ स्टॉक तो मेरे ही पास पड़ा है। तो अगर मुझे मेरा प्रॉफिट रिवर्स करना है तो क्या मैं यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इन ए घुसाऊंगा, आंसर इज नो। यहाँ तो जो मुझे वहां से प्रॉफिट में शेयर आया है उसमें से ही कम कर दूंगा, या तो मैं वहीं पे कम कर दूंगा, बनाते हैं हम स्टेटमेंट, बनाते हैं स्टेटमेंट ऐड प्रॉफिट, वहीं पे कर दूंगा लेस प्रॉफिट इतना, तो मेरा काम चल जाएगा। और बदले में जो इफेक्ट होगा एंट्री में, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट टू दैट we are good to go with question number 33 now. And you will face no difficulty now. I have covered everything in the example itself. You will feel fantastically good to solve this. I will again mark it as important. M Limited
has invested 40% share capital of N Limited and hence N Limited is an associate of M Limited. ठीक है, let me make it clear. M Limited, N Limited, M ने इसमें 40% इन्वेस्ट किया, तो ये M है जो मेन इन्वेस्टर। During the year, N Limited sold inventory to M Limited. मतलब क्या हुआ है, इसने बेचा है M को। So can I say this is upstream transaction? This included profit of 10% of the transaction price, that is 1 lakh rupees. Out of the above inventory, M ने sold inventory of 6 lakh, तो मैं बेच चुका, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं ही बेच चुका हूँ 6 लाख का। Hence the inventory of 4 lakh purchased from N is still lying with M Limited. Determine the unrealized profit. अरे मेरे पास 4 लाख का प्रॉफिट बच गया है ना, तो कोई बात नहीं ना, वो 4 लाख के प्रॉफिट पे सॉरी 4 लाख का जो कॉस्ट बच गया है उस पे मेरा प्रॉफिट रेशियो कितना रहेगा, किधर गया, इधर नीचे देख ले आता। 40%, नहीं मेरे को गड़बड़ किया क्या, मुंह से बोलना रहे। 10% है ना, इस इंक्लूड प्रॉफिट 10%। तो ये हो जाएगा मेरा 40,000। Firstly, as a part of this equity method accounting for investment in limited, M Limited will pass this as an entry. Investment in N account debit 40,000 to share in profit of N 40,000. ठीक है, तो चुपचाप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एंट्री मारा हुआ है, लेकिन आगे चलते हैं। आउट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ 10 लाख, एम लिमिटेड ने सोल्ड कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। जब 6 लाख ही बाहर वाले को बेचा है, एंड द प्रॉफिट ऑफ 60,000, 6 लाख पे 10% प्रॉफिट मार्जिन on such inventory is realized. However, inventory worth 4 lakh is still held with M with considers profit of 40,000, so they go 10%, and M Limited share in such profit, that is 16,000, is considered as unrealized. अगर वो unrealized है तो उस 40,000 का 40% मुझे करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। According to share in the total profit में मैंने पूरा शेयर रिकॉर्ड कर लिया जो मेरा प्रॉफिट था, and M Limited should pass a following adjustment entry to reverse unrealized profit margin, which is 16,000 का रिवर्स किया। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऊपर कहीं कंफ्यूजन कुछ रॉन्ग किया अपन ने, and we did something wrong, वो रॉन्ग ये था इसलिए मैं बोल रहा था कि ये गड़बड़ ऐसे थोड़ी होगा यार। जब मैं अपने खुद का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है कितने का, ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, और उस 1 लाख पे मेरा शेयर कितना है, 40% का शेयर। तो ये 40,000 वो वाला है, वो 3 लाख, वो 4 लाख का 10% थोड़ी पड़ेगा, आंसर 40 के थोड़ी निकालना है, राइट 40 के निकालना है। ठीक है, ऐसे बोलना मेरे को हजम नहीं हुआ तो तू बोल रही है 10% मैंने कर दिया, ठीक है, बट इट्स नॉट द केस। पहले प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, जब पूरा प्रॉफिट उठा लिया वहां से तो मालूम पड़ा कि 16,000 रुपये गलत उठा लिया, तो 16,000 रुपये मैंने रिवर्स कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिनेरियो बी भी है अपने पास। Assume that the firm tax as per scenario A, except that the inventory is sold by M to N, instead N selling to M. So now it becomes downstream transactions. Unrealized profit eliminate करना है वापस above, तो अरे किधर गया, तो
सिंपल, आउट ऑफ इन्वेंटरी 10 लाख, वो बोल रहा है इतना इतना नहीं बेचा, तो ये देख इंस्टीट्यूट ने ये वाला एंट्री मारा है, पूरा सेल रिवर्स किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिवर्स किया, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 34. 34 will again I will mark as important. 34 में क्या है? Illustration 14. Impairment loss on downstream and upstream transaction between entity and its joint venture. ध्यान से देखिए इसको. X Limited investment in a joint venture Y Limited by holding 50% of its equity share capital during the year. X Limited sold an asset to Y Limited. ध्यान से देखिए. एक है X Limited ने इन्वेस्ट किया है Y Limited में, तो Y बन गया है एसोसिएट और X अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बन गया है पेरेंट। ड्यूरिंग द ईयर X जो है, X ने कुछ एसेट सोल्ड किया है Y को एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 8 लाख। The assets carrying value in X Limited book was 10 lakh. मेरी बुक्स में, X की बुक में तो 10 लाख का था वो कैरिंग वैल्यू, लेकिन जब मैंने उसको बेचा, मैंने 8 लाख में बेचा। Determine how X Limited account for sale transaction in its books. वो बोलते हैं आप बताओ X इस सेल को कैसे रिकॉर्ड करें, बताओ। आइडियली अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होता, X Y को नहीं बेचता, तो कहना इससे अच्छा। अब यहाँ एक दिक्कत है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ लिखा है मार्केट वैल्यू, दे शुड हैव रिटर्न हियर रिकवरेबल अमाउंट। मार्केट वैल्यू में मे नॉट बी रिकवरेबल अमाउंट, बट यहाँ पे वी विल अज्यूम कि ये रिकवरेबल अमाउंट ही है। आइडियली अगर ट्रांजेक्शन नहीं होता तो इट वुड बी एज गुड एज कि 10 लाख का कैरिंग वैल्यू है, अब उसका आरए कितना हो गया, 8 लाख, वी वुड हैव इम्पेयर्ड एसेट बाय 2 लाख रुपीस। आइडियली तो यही होता, लेकिन मैंने तो ये बेच दिया है। देखो X Limited should record full loss of 2 lakh, 10 lakh minus 8 lakh in its books, as that would represent the impairment loss because the market value has actually declined. This loss would have been recorded even if X Limited would have first impaired the asset and then sold to Y at zero profit or loss. तो ये एक सिंपल सी एंट्री है, बैंक में 8 लाख आ गया है, लॉस है 2 लाख रुपए का और एसेट चले गया 10 लाख रुपए, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आती। बी में देखते हैं, assuming the same facts as per scenario A except that the asset is sold by Y to X. अब Y ने X को बेचा है। Determine how should X account for the above transaction. अब बोलता है अब तो मेरे को पता ही नहीं Y के पास कितने रुपए में है, लेकिन Y में एसोसिएट तो है। अब ध्यान से देखा, Y एसोसिएट है तो Y का लॉस भी तो मेरे को इम्पैक्ट करेगा। पहले वाले केस में तो मेरे ही बुक्स में था वो एसेट, पूरा लॉस मैं ही खाऊंगा, मेरा एसेट था तो, लेकिन वहां पे अब लॉस वो खा रहा है, तो हिस्सा मेरे पास भी तो आना चाहिए उस लॉस का। अब ये पिक्चर मिल गया एक आइडिया, अब आगे देखते हैं। मैंने थोड़ा सा गंदा कर दिया इसको, अपन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन चुपचाप 2 एंट्री मारेंगे इज्जत से, ठीक है। क्या किया अपन ने, परचेज किया है तो एसेट आया होगा, एसेट अकाउंट डेबिट 8 लाख। अब मुझे नहीं पता उसके पास बुक्स में कितने का था, मैं चुपचाप मारा, बैंक से 8 लाख दे दिया, एसेट ले लिया। लेकिन फिर जब मैं CFS बनाने लगा तो क्या मालूम पड़ा कि बाबा वाई के पास तो वैसे 10 लाख का था, इसमें से 8 लाख का उसने बेचा, तो 2 लाख का वाई को लॉस हो गया और 50 का लॉस तो मेरा बनता है बाबा, तो मैं भुगतूंगा ना। अब मैं भुगतूंगा, मैं कैसे भुगतूंगा, मैं मेरा शेयर इन लॉस या फिर PL जिसको तू बोले, कुछ भी बोले, वो लॉस खुद का मानूंगा
और इसको इन्वेस्टमेंट से कम कर दूंगा। ठीक है, समझू कि नहीं? अब मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किस वैल्यू पे चल रहा होगा ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया, आपने लेना देना नहीं है, जितने भी होगा उससे इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम हो जाएगा। समझा? तो आई गेस दिस मेक्स बेटर सेंस देन दिस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि 1 लाख बीच में कहाँ से घुस गया, काय को घुस गया, ये वो सब ये सॉर्टेड है। और इसके बदले पर ये एंट्री मार सकते हैं पर रॉन्ग नहीं कहलाएंगे क्योंकि एंट्री वही मारी है अपन, बस सिंगल सिंगल। ओके, with this we are done with this। लेट मी सी और क्या है मेरे पास खजाने में आज तेरे लिए। अच्छा, ये जो 35 है ना, मैं लिख के रखा है, नहीं देता हूँ मैं। मोस्ट trickiest sum in section and it would be equally I mean like important because सबसे अलग सबसे जुदा साइज में सबसे बड़ा सुबी का ब्रांडेड जम्बो बाइट वड़ा पाव। एक काम करते हैं, इसको आज नहीं करेंगे, ये तो फिर क्या है, तेरा माथा घूम जाएगा और खत्म भी नहीं होगा, और एंड एंड पे जो करते हैं फिर वो तो तकलीफ देता है। इसको अपन कल करेंगे, विल डू समथिंग एल्स नाउ। रिमाइंड भी कल 35 करना है अपने को। So we can do 36 या आगे भी 2-4 सम तो अपन कर सकते हैं। मस्त एकदम ये वाला समथिंग। अच्छा, हार्ड नहीं है, एक बार समझ जाएंगे ये भी फिर मजा आ गया जीवन का। ये वाला मैंने देखा था, एक्स्ट्रा सम मेरे पास भी है। 35 वाला तो आ गया तेरे को? नहीं आया। वो नहीं आएगा बिकॉज उसके लिए मॉड्यूल में देयर इज अ सेपरेट फुल प्रूफ नया जंबो तरीके का मस्त वाला थियरी। वो थियरी समझने के बाद वो समझेगा। ऑल्दो आई हैव मेड नोट्स, अपन सीधा उसी से करेंगे and उसी के बाद समझेगा, ऐसे समझेगा नहीं। और क्वेश्चन करने के लिए पहले मेरे को तेरे को थियरी पढ़ाना पड़ेगा 15 मिनट। इसके लिए नहीं समझ रहा। ओके, कम 36 CD Limited held 50% of the voting power of RS Limited, which is a joint venture of CD Limited। ठीक है, अपना ही जॉइंट वेंचर है, 50% वोटिंग पावर अपने पास था, तो मेरा एसोसिएट बन गया बाय डिफॉल्ट। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन आरएस इज 1 लाख। नाउ आउट ऑफ द 50% स्टेक सीडी लिमिटेड मैं 50% में से 20% बेच रहा हूँ इन आरएस लिमिटेड, बेच रहा हूँ। ठीक है, किसको बेच रहा हूँ? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को बेच रहा हूँ, अच्छा है। अगर मैं अपनी जेवी को ही बेच रहा होता तो वो वाला सोचना पड़ता कि मैं तो तू सामने वाले का शेयर थोड़ी बेचूंगा। फॉर कंसिडरेशन ऑफ 80,000 द फेयर वैल्यू ऑफ द रिटेन्ड 30% जो मैं नहीं बेच रहा हूँ उसका फेयर वैल्यू है 1,20,000। Determine how much gain or loss should be recorded in the profit and loss account of CD Limited। Assuming there is no joint control or significant influence post this
से, मतलब जैसे ही बेचा ना, अपना कंट्रोल भी गया और इन्फ्लुएंस भी गया, दोनों गया। ऐसे एज्यूम करके सबको सॉल्व करने का। तो सिंपल है, पूरे इन्वेस्टमेंट का कैरिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, 1,00,000 रुपीज। आइडियली अगर मैं इसका मारता तो मैं एंट्री क्या मारता थी, मैं कितने का बेच रहा हूँ, 80,000। तो बैंक में कितना आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। अच्छा, उसके बाद कैरिंग वैल्यू मेरे बुक्स में कितना था उसका, 1,00,000 का। तो मैं वो गायब कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इन, क्या नाम है उसका, जहाँ कम पड़ेगा यहाँ पे यार, मैं ना इसको उधर ही लिखता हूँ अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 36। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हैव अ लुक। बैंक में कितना पैसा आया, 80,000। बदले में इन्वेस्टमेंट्स गया मेरा, इन्वेस्टमेंट इन, क्या नाम है, RS। हालांकि मेरा 50% था, मैंने बेचा है कितना, सिर्फ 20%। लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा कंट्रोल विंड्रोल सब गया, तो जो इन्वेस्टमेंट RS खड़ा था ना मेरे पास में, वो खड़ा था एज पर इक्विटी मेथड। वो तो गया ना, वो तो गायब हो गया। अब इक्विटी मेथड कब आ सकता है, जब मेरा एसोसिएट हो, तो एसोसिएट है ही नहीं मेरा, तो ये पूरा गायब हो गया। तो 1,00,000 पूरा चला गया। लेकिन मैंने बेचा एक्चुअल में कितना है, सिर्फ 20%। तो जो 30% बच गया, कहना है इससे वो मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा, मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। रेगुलर इन्वेस्टमेंट म्हणजे 109, इंडिया 109 का पार्ट बन जाएगा। उसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, खुद बताया क्वेश्चन क्या बोलता है, 1,20,000। बस ये मैंने विथहोल्ड कर दिया यहाँ पे। अब इसको करो टैली और बताओ क्या आएगा, 1,00,000 आएगा। ये 1,00,000 क्या है, टू गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सो एंड सो। अब समझा ये क्या किया, आइडियली ये तो है एज पर इंस्टीट्यूट है, एज पर ICI विच यू आर वेरी वेल ओके बाय नाउ। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, ये लाइन भी इसलिए अपन ने यहाँ पे ऐड किया, जो लाइन यहाँ पे ऐड किया ना, लाइन नहीं है मटेरियल में, ये अपन ने ऐड किया है। देख जानते हो, मेरे पास पहले 50% वोटिंग पावर था, अब क्या हुआ, 20% चले गया। कैन आई से स्टिल आई हैव इन्फ्लुएंस, 30% है मेरे पास। तो आई डोंट थिंक कि इन्वेस्टमेंट एज एन इक्विटी मेथड है, उससे बाहर निकलना चाहिए अपने को। वी शुड स्टिल बी इन इक्विटी मेथड ओनली, बिकॉज वी स्टिल होल्ड इन्फ्लुएंस। इन दैट केस एंट्री क्या होना चाहिए वहां पे एंट्री होना चाहिए, बैंक में तो पैसा उतना ही आएगा, 80,000। लेकिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन RS, वो भाई सिंपल है, किसी 20% ही जा रहा है। मैं होल्ड कर रहा था 1,00,000 पे, तो 1,00,000 का 20% ही जा रहा है। तो आइडियली मेरा जा रहा है कितना, कितना बता, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपने को वैसा ऐसा तैसा वैसा कैसे करना पड़ेगा, ऐसा तैसा वैसा में क्या करेंगे, 1,00,000 50% का वैल्यू है, तो 20% का वैल्यू कितना, पता कितना आएगा, फटाफट बता।
अगर 40,000 40,000 तो इन्वेस्टमेंट चले जाएगा 40,000 का, एंड रेस्ट आई वुड से बेचने में मेरा गेन हो गया 40,000। ये एक्चुअली होना चाहिए था। अगर हम ये करते हैं तो हम लोग इक्विटी मेथड में रहते, बाहर नहीं निकलते वहां से, है ना। फिर जो क्वेश्चन में दिया ना फेयर वैल्यू ये हो गया वो हो गया, उससे मेरे को क्या संबंध, क्योंकि अपन जब इक्विटी मेथड लगाते हैं तो हम थोड़ी एफवीटीपीएल करते हैं उसको, उस इन्वेस्टमेंट्स को। वो तो सामने वाला कंपनी क्या कमाएगा उसके बेस पे करते हैं। मेरे को फर्क क्या पड़ता है मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है शेयर का, मेरा वर्थ निकलता है उस कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल रिजर्व से। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने फेयर वैल्यू दिया है, इसलिए इंस्टीट्यूट ऐसे एज्यूम कर रहा है कि जैसे ही 20% बेचा ना, 30% में इन्फ्लुएंस है ही नहीं, इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जब फेयर वैल्यू दिया हो तो सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस खत्म हो जा रहा है और इसके लिए हम लोग डायरेक्टली गायब कर देंगे। ये एंट्री रखूं या निकाल दूं वापस से? तो ये लिख देख लेना मेरे हिसाब से, कहीं करना मत, इंस्टीट्यूट के मार्क्स काटने का तेरे। It's done. This is also some question number 37. सेम अपन यहाँ भी किया ना ऊपर, वैसा ही है। Same as question number 36. So this is your homework. Okay. अब ये जो है ना Ind AS 27 separate financial statement. This is something new which has been added by institute. Something new. इसको प्यार से नाम दे सकते हैं SFS कैसे बनाने का उसका Ind AS है। Yes, we have associates. वहां पे जब आपके SFS बनाओगे, SFS वगैरह कैसे बनाओगे तो यहाँ पे बताया। Practically speaking, if you take my opinion, I would say leave it. Just leave it. क्यों? इंस्टीट्यूट ने कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम सीएफएस। जब इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा पूछ सकता है क्वेश्चन तो वो ये तो नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो आई वोंट, आई एम नॉट श्योर बट आई फील दैट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये एक चीज याद रखना, जब भी ये लेक्चर दोबारा सुनेगी या कभी सुनने वाली होगी, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको बस कहीं नोट कर लेना कि अगर कल को कुछ आ जाए 4-5 मार्क का, आ नहीं सकता बट स्टिल आ जाए तो केस अपने को दिक्कत ना हो। तो ये क्या है एक्चुअली में, ओनर्स है, दिस इज कंपनी ए, इसका इसका इतना है 100%, 100%। कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी बी, कंपनी सी। Apart from that, this is not existing. This is proposed. इंस्टीट्यूट ने भी रॉन्ग लिखा है मॉडल के अंदर भी, नहीं होता है। ऑथर ने भी जिसने बनाया होगा ये नोट्स उसने भी ऐसे कंटिन्यू किया है, बाद में रेक्टिफाई करवा लो, अलग बात है। अच्छा, अगर इसको बहुत डिटेल में समझने की इच्छा है किसी को जो ये लेक्चर ऑनलाइन देख रहा है, आई वुड एडवाइज रेफर मॉड्यूल
पेज 14.177, ठीक है। डिटेल्ड थियरी वहाँ पे लिखा है मॉड्यूल के अंदर, स्टडी मैट के अंदर जा सकते हो, वहाँ रीड कर सकते हो, अच्छा खासा थियरी लिखा है। अकॉर्डिंग टू मी टाइम के हिसाब से ये करना, आधा घंटा वेस्ट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम है 1 महीने बाद, ना कि 1 साल बाद। पोस्ट एग्जाम वी कैन हैव दिस नॉलेज बट नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अच्छा, व्हाट आई वांटेड, ध्यान से सुनना। इन सीएफएस सॉरी एसएफएस के अंदर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वी कैन वैल्यू सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट वाया या तो फेयर वैल्यू या फिर कॉस्ट। हम जैसे चाहे वैसे वैल्यू कर सकते हैं, बट अगर हमने एक सब्सिडरी का कॉस्ट पे वैल्यू किया है तो सभी सब्सिडरी के लिए कॉस्ट पे वैल्यू कर। अगर एक एसोसिएट के लिए फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो हमारी जितनी एसोसिएट है सबके लिए हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड। और ये जो क्वेश्चन है, जो ये मैं तो क्वेश्चन देख चुका हूँ पूरा, इस क्वेश्चन के आंसर का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, इस केस में तो मिलने वाला है एच कंपनी, विल बी इक्वल टू कैरिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी ए। क्या तो एग्जाम के बाद मन हो तो बैठ के पढ़ लेना, इंटरव्यू के लिए काम आ जाएगा, बट नॉट फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट नंबर 8 विच इज डिस्क्लोजर। इसमें एक का दुक्के सब होंगे, वो देख सकते हैं अपन, और देख भी लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, X Limited was holding 100% of the equity share capital of Y Limited and Y Limited was treated as a subsidiary by X Limited, ठीक है। तो X है 100% होल्ड कर रहा है Y में। Now Y Limited issues convertible preference shares to Z Limited। अब ये क्या कर रहा है, Y इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी कन्वर्टेबल है। किसको इशू कर रहा है, Z को, वो नई कंपनी को इशू कर रहा है। As per the issue document of convertible preference share, Z Limited also gets the right to participate in the relevant activities। Z को अधिकार मिल रहा है एक्टिविटी of Y Limited, whereby Z Limited's consent is also necessary to pass any decision by equity shareholder of Y Limited, that is X Limited। मतलब पहले Y का पूरा मैं ही होल्ड कर रहा हूँ, मैं X हूँ। क्या हुआ कुछ टाइम बाद Z जो है, सॉरी जो Y है मेरा सब्सिडरी, वो Z को इशू कर रहा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और साथ साथ में अधिकार भी दे रहा है कि अब से X यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कोई डिसीजन, कोई फैसले नहीं लेगा जब तक Z की रजामंदी नहीं होगी तब तक। ये तो ऐसा होगा कि Z तो अंदर घुस गया पूरे तरीके से। ओके, डिटरमाइन हाउ शुड X लिमिटेड अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन Y लिमिटेड in its consolidated financial statement after the issue of convertible preference shares by Y Limited to Z Limited। अरे अधिकार का खंडन लग रहा है नहीं क्या, डोंट यू थिंक? अधिकारों का खंडन हो गया, खंडन। So by default what we can see now is, now there is a joint control।
जेड के पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर है, एक भी इक्विटी शेयर नहीं है, लेकिन जो पावर है कि रेलेवेंट काम भी करेगा, उसके कंसेंट के बिना काम भी नहीं होगा, इट इज एज गुड एज कंट्रोल कर रहा है वो बंदा भी, व्हिच मींस देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल। में और भी कुछ बताने की इच्छा थी मेरी। अच्छा, व्हाट एल्स? अपन अपने समझने के लिए समझ के रखते हैं। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखता हूँ? थिंक ना, फ्रॉम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। एक्स तो आज तक सब्सिडी मान के रखा था उसको, तो कहना से उसके सारे नेट एसेट्स को वो सीएफएस में ले रहा होगा एज पर सब्सिडी। बट अब मालूम पड़ रहा है, रे यार अब ये सब्सिडी नहीं रहा मेरा, अब तो जॉइंट कंट्रोल है इसका। सब्सिडी कब आता है? जब आई हैव सिंगल कंट्रोल ओवर सब्सिडी, तो दिस इज जॉइंट कंट्रोल। तो कहना है इससे जॉइंट कंट्रोल है, अब अकाउंटिंग होगा एज पर एसोसिएट्स यानी एज पर इक्विटी मेथड। अब क्या आ जाएगा मेरी बुक्स में, एक्स की बुक में क्या एंट्री आ जाएगा? एक्स की बुक में क्या एंट्री आ जाएगा? एक्स बोलेगा नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट इन, क्या नाम है उसका, वाई अकाउंट डेबिट बोलेगा। जो जितने के आज तक मैं खुद के माना था एसेट, वो नेट एसेट में क्रेडिट कर दूंगा। कुछ तो गुडविल भी जनरेट हुआ होगा बीच में, उसको भी गायब कर दूंगा। और अब इसके बदले कुछ गेन हो गया होगा, तो वो जगह गेन ऑन लॉस ऑफ कंट्रोल, वही कंट्रोल गया, सिंगल कंट्रोल था अब जॉइंट कंट्रोल बन गया है। तो अब दिस इज नो मोर माय सब्सिडरी। अब एक्स वाई जो भी कमाएगा मैं सिर्फ उसका प्रॉफिट सीएफएस में लूंगा और इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करूंगा। ठीक है, 40 की बात। तो पानी ने भी साथ छोड़ दिया। M Limited holds 90% interest in subsidiary N. M 90% होल्ड कर रहा है in N. N Limited holds 25% interest in associate O Limited. Oh, that means draw a diagram there. Okay. M होल्ड कर रहा है N में कितना? 90%। और और N होल्ड कर रहा है O में, क्योंकि एसोसिएट है 25%। As at 31st March 2011, the net assets of O Limited was 300 lakh, including profit of rupees 40 lakhs for the year ended 31st March 2011. Calculate how the investment in O Limited will be accounted in the CFS of M Limited. वो बोलता है बताओ M कैसे कैलकुलेट करेगा। देख M तो M की तो सब्सिडरी है N कैसे वैल्यू करेगा, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब वैसे हम लोग को दिख रहा है कि अगर N एसोसिएट है वो A और N मेरा सब्सिडरी है, तो अल्टीमेटली A मेरा भी एसोसिएट बन गया, लेकिन आई हैव नो डायरेक्ट शेयर इन दिस। अपन एक साल पहले भी इसके ऊपर ऐसा कुछ किया है। तो मेरे पास वाया शेयर है, तो वाया शेयर है तो मतलब क्या, CFS ऑफ M, यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन O। नेट एसेट्स कितना है उसका? 300। एक बार कैलकुलेट कर, एलसी कहाँ गया? 300 पे 25%,
which is 75. तो ये 75 आना चाहिए, लेकिन there is also share in profit. प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 40 लाख। वो 40 लाख में एक तो एम का है और एक एनसीआई का है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी इनटू अस, तो अब एन अलग नहीं बचा है, एन अपने अंदर घुस चुका है, ठीक है। और वो एन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स खड़ा है, इन्वेस्टमेंट इन ओ जो मेरे बुक्स में आ चुका है, जो कि 75 के जितना ही होगा। अब क्या करूंगा, जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आया 40 लाख का। मैं सब्सिडी में एन में 90% होल्ड कर रहा हूँ, तो 90% ऑफ 40 का 25%, 40 लाख का 25% ही तो बनेगा अपना। कितना आता है? 9। और एनसीआई का है 10%, 10% ऑफ 40 का 25%, विच इज 1। तो बस इस तरह से कंसोलिडेशन होगा, ये वैल्यू पूरा का पूरा आ जाएगा एज इट इज, बिना किसी दिक्कत के। वो जो दूसरे प्रॉफिट्स है शेयर में, वो इस तरह से एडजस्ट होके आ जाएगा। नॉट दैट एग्जाम मटेरियल वाला सम, बट था तो मैंने बता दिया। नाउ विल डू लास्ट सम फॉर द डे, जस्ट लास्ट सम दिखा, बस हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलती है आजकल, हिम्मत ही तो नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ रहा है जीवन में। ओके। AB Limited holds 30% interest in an associate which it has acquired for a cost of 300 लाख, ठीक है। तो 300 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेट मी राइट इट ओवर हियर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 300 लाख। On the date of acquisition of the stake, the fair value of the net assets of the associate was 900 लाख का फेयर वैल्यू था, और मैं 30% कितने में लिया? 900 में लिया, मतलब गुडविल था ही नहीं। ओके, द वैल्यू ऑफ गुडविल भी है, फिर भी बोल रहा है कितना है? 30 लाख। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, 900 का 30%, अच्छा सॉरी 900 30% 270 हो रहा है, इसका 30%। 900 का 30% हो रहा है 270, बट आई पेड कितना? इसी 300। तो गुडविल है, तू भी क्या हाँ में हाँ मिलाती है, इसीलिए पूछता हूँ। तो 30, तू बोले जो भी है खत्म करो तुम, बाद में देख लूंगी मैं, समझ लेंगे बाद में, जीवन में बहुत दिन है समझने के लिए। ओके, द वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया 30 लाख। आफ्टर एक्विजिशन एबी लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट एज पर इक्विटी मेथड, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, of accounting, and now the carrying value of such investment in the CFS of AB is 360। तो carrying 360 पे आ गया बोलता है। तो भाई कॉस्ट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, आज के डेट पे कैरिंग कितना है, कुछ करते करते कैरिंग आ चुका है 360 लाख। The associate has now issued equity shares to some investors। वो जो मेरा associate था उसने किसी और को इन्वेस्टर्स को, किसी और को भी इशू किया है, मुझे नहीं, किसी और को किया है, 800 लाख रुपए पे इशू किया है। This has effectively reduce द होल्डिंग ऑफ एबी लिमिटेड। अरे मेरा 30% होल्डिंग था, लेकिन मेरे पास उतने शेयर थे, उस कंपनी ने क्या किया, किसी और को शेयर इशू कर दिया, तो मेरा लॉस नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली मेरा शेयर कम हो गया ना, क्योंकि परसेंटेज बढ़ गया, तो मेरा अब शेयर 20% हो गया। आई विल स्टिल से मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। Determine how AB Limited should account for such reduction in the interest in the associate।
तो भाई सिंपल सी कहानी है, लॉस तो हो ही गया, मेरा इंटरेस्ट तो गया, मेरा तो इंटरेस्ट गया 10% पे। तो देख सिंपल है, तो व्हाट विल आई रिकॉर्ड हियर, मेरा लॉस हो गया है, मैं यहाँ पे करता हूँ अलग से, यहाँ रिडक्शन इन कैरिंग वैल्यू ड्यू टू स्टेक डाइल्यूशन, उसके चक्कर में मेरा कैरिंग वैल्यू कम हो गया। सब दीपा सब ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरा स्टेक डाइल्यूशन कितना हुआ है, 360 था वैल्यू, जो किस परसेंट पे था, 30% पे था, तो 10% मेरा गायब हो गया, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? तो -120 का मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन इसी प्रोसेस में मेरे को प्रॉफिट भी तो हुआ भाई, इक्विटी और जनरेट भी तो हुआ, और पैसा भी तो आया इक्विटी से कंपनी का, वो भी तो मेरा हक है उसके ऊपर भी। तो कैन आई से एडिशन इन इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू न्यू इश्यू, तो कितना हुआ, वहां से 800 आया और मेरा हिस्सा 20% बच गया, तो मेरा क्या हुआ, 160 का प्रॉफिट भी तो हो गया। अगर मैं बात करूं नेट की, तो नेट मेरा 40 का क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है डायरेक्टली। तो कहना है इसे मैं कैरिंग वैल्यू से इसमें से 40 ऐड करूंगा और ये मेरा 400 बच जाएगा, सिंपल। हालांकि मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ ये पूछा गेन ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन इंटरेस्ट कम होने के बाद भी गेन हुआ 40 का, समझू? So that's it for the day. We are left with question number 35. That question number 35, along with the other parts of CFS, would be done tomorrow. Till that time, stay relaxed, stay happy, stay calm, enjoy, and let me end this session.